हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ इज यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ हमारे क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना। और ये जो वीडियो है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, क्वारी है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको लगता है मैं कोई ऑप्शन गलत करी हूँ, क्योंकि बाय मिस्टेक कई बार ऑप्शन हम गलत भी बोल देते हैं, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं कि मैम दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, रिवाइज करना। और बाकी की जो वीडियोस हैं ऑलरेडी चैनल पे डली हैं, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस देखिए आप, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव एंड यूनिटी। तो सबसे पहले बात समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये ना हम सिंपल वे में बोल सकते हैं, जो फोर्स मेंटेन करती है सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा सर्कुलर पाथ है और ये रहा हमारा बॉडी, ठीक है। सो बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड फोर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बॉडी की मूवमेंट होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, मीन्स नो वर्क इज बीइंग डन, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। सो एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जब एनर्जी कांस्टेंट होगी तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो। क्लियर है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहती है हमारी जीरो। सो करेक्ट ऑप्शन इज जीरो। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। करेक्ट आंसर इज जीरो। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन वी वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लीपिंग। जब हम अर्थ पे वॉक करते हैं, जमीन पे वॉक करते हैं, तो हम स्लीप क्यों नहीं होते, उसका क्या कारण है। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर बियॉन्ड फोर्स। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो कौन सी एक ऐसी फोर्स है जो हमें स्लिप होने से बचाती है जब हम अर्थ पे वॉक करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी से रिलेटेड है। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग स्लिपिंग वाइल वॉकिंग। ठीक है, तो किस टाइप का फ्रिक्शन है। पहला तो आ गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमें स्लिप होने से बचाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन, वो किस टाइप का फ्रिक्शन है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, गैस कीजिए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो करेक्ट आंसर है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसे हम और क्या कहते हैं। सो ऑप्शंस आर, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम। सो गेस करो विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार ऑप्शन आप ध्यान से देख लेना, हो सकता है मैं गलती से कुछ गलत ना टिक करवा दूं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इनर्शिया। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो इनमें से आपने एक चूज करनी है कि सही जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है, किसके लिए, इनर्शिया के लिए, ठीक है। इनर्शिया के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। सो ऑप्शंस आर, इट इज़ द फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। नेक्स्ट है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन या फिर इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। गेस करो कौन सी ऑप्शन हमारी यहाँ पे सही रहेगी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इनर्शिया के लिए ये ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
Come to the next question. The unidirectional property of n p-n junction is useful for its use as a ऑप्शन है हमारे पास किसके लिए यूज होता है, एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर, ऑसिलेटर या फिर रेक्टिफायर. सो गेस विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रेक्टिफायर. ठीक है, किसके लिए यूज होता है, रेक्टिफायर. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रिप्रेजेंट करती है. सो ऑप्शंस आर फोर्स, वर्क, एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर. सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है किसको, एनर्जी पर यूनिट चार्ज. क्लियर है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा. तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी गई है, 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब कनेक्ट किए जाते हैं किससे, 110 वोल्ट सोर्सेज के साथ. तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब. ठीक है, बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम की है उस चीज़ को हमने यहाँ पे निकालना है. देखो वैल्यूज हमारे पास दी गई है, बहुत ईजी है. ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा V. ठीक है, 220 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है और पावर ऑफ बल्ब आ गया हमारा P. तो वो भी हमारे पास वैल्यू दी गई है 100 वॉट. आगे आ गया हमारा एक्चुअल वोल्टेज, वो कितना था 110. ठीक है, तो तीनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P. ठीक है, V स्क्वायर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंसेस. तो पोटेंशियल डिफरेंसेस हमारे पास वैल्यू क्या है 220. तो 220 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 100. ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ बल्ब है हमारे पास 100. तो इनको डिवाइड करके हमारी जो वैल्यू निकल जाएगी 484 ओहम. अब ओहम क्यों लगाया, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओहम. तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ गया 484 ओहम. क्लियर है. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 484 ओहम. ठीक है, अब हमने निकालना है पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब. तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर. P मीन्स इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, V आ जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड R आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इजीली यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उनको पुट कर देना है. तो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारी 110. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 110 स्क्वेयर अपॉन हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है 484. ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर हमारा निकल के आया 25 वॉट. ठीक है, सो हेयर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एक बार इस न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर लेना. ठीक है, यहाँ पे मैंने जल्दी से बताया है तो आप अच्छे से ध्यान से इसको एक बार सॉल्व कर लेना. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इतना टफ भी नहीं है, बस आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए. तो मेक श्योर जितने भी फिजिक्स में फार्मूला है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, उनको याद कर लेना, रट लेना. ठीक है, सो दैट आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ जाए, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी 25 वॉट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा. तो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल बी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड. तो यहाँ पे बोला गया है कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 किलोग्राम. ठीक है, और उसको प्लेस किया गया है ग्राउंड की हाइट से 20 मीटर अबव. ठीक है, तो उसकी हमें एनर्जी निकालनी है और यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है जो जी है वो हमने लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स जी मीन्स ग्रेविटी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एनर्जी निकालना है. तो जैसे कि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh. ठीक है, मास ग्रेविटी इनटू हाइट. ठीक है, तो मास हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 10 kg. ठीक है, हाइट भी हमारे पास है यहाँ पे 20 मीटर. तो अब हमने निकालना है यहाँ पे कि एनर्जी हमारी कितनी लगी. सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. ठीक है, तो मास है हमारे पास 10 kg. ठीक है, और हाइट आ गई 20 इंटू 20 और ग्रेविटी हमें कितना बोला गया है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे 10 आ जाएगी हमारी ग्रेविटी. तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा 2000 जूल. ठीक है, 2000 जूल ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया. अब इसको किलो जूल में हमने कन्वर्ट करना है. तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 kg मीन 2 किलो जूल.
तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी 2 किलो जूल। ठीक है, तो एनर्जी जितनी प्रोजेस्ट हुई बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो हुई 2 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज When a bus starts suddenly, the passengers are pushed back. जब एकदम बस स्टार्ट होती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, या फिर नन ऑफ न्यूटन्स लॉ। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब बस सडनली चलती है तो हम पीछे की तरफ पुश होते हैं, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एनीमोमीटर मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। एनीमोमीटर को किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शंस आर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड के लिए एनीमोमीटर का यूज़ होता है और ये क्वेश्चन 2022 में भी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शन जा हाइग्रोमीटर, नैनोमीटर, ग्लूकोमीटर एंड बैरोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइग्रोमीटर। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी? सो ऑप्शंस आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड लास्ट ऑप्शन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो करेक्ट ऑप्शन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वर्क्स करती है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन इज ऑप्शंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। देखिए इसका फॉर्मूला है F इजिकल टू एम A. F mean force, M mean mass and A mean acceleration. Acceleration is inversely proportional to mass. Come to the next question, question number 15. Artificial satellites are launched. आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे लॉन्च होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। फर्स्ट वन इज एट एस्केप वेलोसिटी, सेकंड है एट स्पीड स्लाइटली लेस देन एस्केप वेलोसिटी, थर्ड वन इज एट स्पीड स्लाइटली हायर देन एस्केप वेलोसिटी एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? So here correct answer is option B. Option B is the correct answer. At speed slightly less than escape velocity means artificial satellites are launched at speed slightly less than escape velocity. So option B is the correct answer. Next question is charge on a particle is how many times the charge on proton? So options are 4 times, 2 times, 3 times, more than one of the above. So which one is the correct answer? So option B is the correct answer, 2 times. ठीक है, charge on a particle is 2 times the charge on proton. So option B is the correct answer. Come to the next question. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रिप्रेजेंट करती है? फोर्स, वर्क, एनर्जी पर यूनिट चार्ज या नन ऑफ द अबव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा, ठीक है, आई थिंक ये फिर से रिपीट हो गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स EMF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑप्शंस आर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ विंड। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव? किस तरह की जो वेव्स होती हैं वो लाइट वेव होती हैं? ऑप्शंस आर ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बोथ ए एंड बी मीन्स ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, या फिर नन। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव आर लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव को ही लाइट वेव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which nature of light is exposed by its diffraction and interference? Options are nature of light is electromagnetic, wave nature of light, quantum nature of light, या none of the above. So which one is the correct answer? Correct answer is wave nature of light. Option B is the correct answer. Wave nature of light. Next one is the instrument is used for detecting electric current is कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए? इस ऑप्शंस आर गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, एल्टीमीटर, फैथोमीटर. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर. ठीक है, गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ 20 किलोग्राम इज लाइंग एट रेस्ट. ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इट गेन्स अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड. द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी. यहाँ पे हमने निकालना है द वर्क डन बाय द फोर्स. ठीक है, ऑप्शन दी गई हैं तो हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताने हैं. देखिए यहाँ पे वैल्यूज दी गई है, मास दिया गया है 20 kg, वेलोसिटी दी गई है 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे कौन सी थ्योरम लगाएंगे? वर्क एनर्जी. ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है. यहाँ पे अपनी जो आपकी वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 490 जूल. ठीक है, करेक्ट आंसर इज 490 जूल. तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना. फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आंसर आपका आएगा 490 जूल. ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो इसको एक बार आप जरूर रिवाइज करना, एक बार खुद से इस फॉर्मूले को लगाकर जो वैल्यूज है उनको पुट करना, फिर देखना आपका आंसर आता है 490 जूल या नहीं. ठीक है, फिजिक्स आपने पढ़ी है, फॉर्मूला आपको दिया है, वैल्यूज आपके पास है, आपको सिंपल आंसर निकालना है. Come to the next question. Question number 23rd. How much work is done in moving a charge 5C across 2 points having potential differences of 16 volt? ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास दिया गया है 5C, पोटेंशियल डिफरेंसेस है 16 वोल्ट. सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पुट कर दो. चार्ज है हमारे पास 5C एंड जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो 16. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 80 जूल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एमीटर इज कनेक्टेड इन विद द सर्किट. ऑप्शंस आर पैरेलल. ठीक है, कैसे कनेक्ट किए जाते हैं? पैरेलल किए जाते हैं, सीरीज में किए जाते हैं, या बोथ पैरेलल एंड सीरीज, या फिर नन ऑफ द अबव. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सीरीज. An ammeter is connected in series with the circuit. So option B is the correct answer. Come to the last question. The law of gravitation gives the gravitation force between. ठीक है, किसके बीच में वो फोर्स देता है? सो ऑप्शंस आर एनी टू बॉडीज हैविंग सेम मास, द अर्थ एंड द सन ओनली, द अर्थ एंड द पॉइंट मास ओनली, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव. सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? So correct option is option A. Any two bodies having some mass. Option A is the correct answer. Clear है? Okay, so these all are the 25 most important questions of physics. ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. इस वीडियो में हमने मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल. ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपने एंड पे एक बार ज़रूर से सॉल्व करना, और जो फॉर्मूलाज हैं ना उनको आप रट लेना, याद कर लेना, सो दैट आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. बाकी की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर डली हैं, उनको भी एक बार ज़रूर से विजिट कर लेना, रिवाइज कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाओ. तो इंग्लिश का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, आपको टेंसेस पढ़ने हैं, फिर भी एक वीडियो में आपको ज़रूर लाऊंगी, बट उसमें एक्सप्लेनेशन तो हम दे ही नहीं सकते, उसको तो आप खुद पढ़ना है. अपने टेंसेस पक्के कर लो, आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंस पास्ट है, प्रेजेंट है ना. तो ये चीज़ें आपको पता होगी. एनोनिमस के बारे में पता होना चाहिए, सिनोनिमस वर्ड्स पता होना चाहिए. आपकी वो कैब अच्छी होनी चाहिए, तो आपके लिए इंग्लिश ईजी हो जाएगी. तो फिर भी मैं एक आपकी डिमांड पे एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी. बाकी आप मुझे और बता देना आपको कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक के वीडियो चाहिए, सो दैट मेरे लिए भी ईजी हो जाए और आपके लिए भी ईजी हो जाए.
जितना मेरे से होगा मैं करूँगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता। एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही है, बट जितनी पॉसिबिलिटी है मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी सो दैट आपके लिए हेल्प हो जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।